स्वागत है आप सबका देश रोजाना में और मैं आपके साथ किरण शर्मा। रात के 9 बज चुके हैं और वक्त है प्राइम टाइम का। आज प्राइम टाइम का हिस्सा जो खबरें बनी हैं उनमें बात करेंगे सियासत की, जहां गब्बर नाराज हो गया है तो कोई वायदे कर रहा है और कोई जल पर जल रहा है। बात मध्य प्रदेश की भी होगी। खबर में आज बात करेंगे पेरेंट्स और टीचर की, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सभी खबरों पर विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। भ्रष्टाचार मामले में एसीबी का एक्शन, हरियाणा के आईएएस अधिकारी जयवीर आर्या समेत 3 लोग अरेस्ट। बक्सर ट्रेन हादसा, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेसवे ट्रेन के 6 डिब्बे पटरी से उतरे, 4 की मौत, 70 लोग घायल। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख में हुआ बड़ा बदलाव, 23 की जगह 25 नवंबर को होगी वोटिंग, 3 को आएंगे नतीजे। युद्ध के बीच इजराइल में फंसे भारतीयों के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च, सुरक्षित होगी वतन की वापसी। इजराइल के प्रधानमंत्री ने आतंकियों को दी खुली चेतावनी, हमास को जड़ से खत्म करने का लिया फैसला। विश्व कप 2023, दिल्ली में रोहित शर्मा का तूफान, वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतकों का बनाया रिकॉर्ड। अब खबरों पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने हरियाणा की, जहां हमारे प्रदेश का गब्बर नाराज हो गया है। यानी कि हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने स्वास्थ्य विभाग की फाइलों पर हस्ताक्षर करना बंद कर दिया है। यही नहीं, उन्होंने तो स्वास्थ्य विभाग छोड़ने तक की चेतावनी दे दी है। मामला सीएम खट्टर की अदालत में पहुंचा है, लेकिन इस हाई प्रोफाइल विवाद को लेकर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। दरअसल 5 अक्टूबर को सीएम ने सीपीएस से हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक से जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक सीएमओ की तरफ से अनिल विज को यह बताया गया था कि केंद्र सरकार की तरफ से मिले निर्देश के बाद हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की जा रही है, लेकिन इसी के बाद से अनिल विज नाराज चल रहे हैं। वे सचिवालय में आते भी हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करते। अब सूत्र तो यही बता रहे हैं कि अगर दखल यूं ही रहा तो अनिल विज विभाग छोड़ने से भी पीछे नहीं हटेंगे और यह मामला ब्यूरोक्रेसी और सियासी गलियारों में भी गूंज रहा है। बहरहाल गब्बर की नाराजगी कब तक दूर होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बवाल तो हुड्डा जी के बयान पर भी खत्म नहीं हो रहा है। कभी वो ब्राह्मण को डिप्टी सीएम बनाने की बात करते हैं तो कभी प्रदेश में 4 डिप्टी सीएम बनाने की बात करते हैं। अब उनके इस बयान पर प्रदेश सीएम खट्टर साहब ने कहा है कि ये निंदनीय पहलू है। इन लोगों ने लोकतंत्र का चीरहरण कर दिया है। जो दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम के पद को असंवैधानिक बताने वाले हुड्डा को अब पद की ताकत का एहसास हो गया है। उन्होंने दुष्यंत के कामों से प्रभावित होकर ही डिप्टी सीएम के पदों को तवज्जो दे दी थी, तो वहीं कांग्रेस की कुमारी शैलजा ने सिरे से हुड्डा जी के बयान को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस में ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है, बवाल तो जल पर भी हो रहा है। प्रदेश में जल पर जलजला हो रहा है। जो चिंता की बात है, सीमाओं के बंटवारे को लेकर अक्सर जंग देखने को मिलती है, लेकिन पानी के बंटवारे पर भी आजकल देश में युद्ध हो रहा है। मामला सतलुज यमुना लिंक का है। इस नहर के मुद्दे पर पंजाब की सियासत में जुबानी जंग तेज होती जा रही है। पंजाब सीएम भगवंत मान ने प्रमुख विपक्षी नेताओं को 1 नवंबर को खुली बहस की चुनौती दे दी, जिसे उन्होंने मान लिया था। इसके बाद भी आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वह लगातार चल रहा है। उन्होंने एक प्रेस बयान जारी करते हुए विपक्ष नेताओं को SYL नहर मुद्दे पर मगरमच्छ के आंसू बहाने से पहले वह अपने पुरखों की तरफ से पंजाब से की गई गद्दारी को जरूर याद रखें, ऐसा कह दिया। उनका कहना है कि पूरी दुनिया जानती है कि नेताओं के पुरखों ने SYL नहर के निर्माण का अक्षम्य अपराध करके पंजाब और यहाँ के नौजवान के रास्ते में कांटे बने हुए। भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब के पानी की आप चिंता ना करें, क्योंकि मेरे पिता बचपन में ही मुझे अपने खेतों का पानी बचाने का जिम्मा सौंप गए थे। परमात्मा की मेहर और लोगों के विश्वास से मेरी ड्यूटी अब सतलुज नदी का पानी बचाने के लिए लगी हुई है, जिसे मैं अपनी जी जान से निभाऊंगा। पंजाब के पास किसी दूसरे प्रदेश को देने के लिए एक बूंद भी ज्यादा पानी नहीं है और वह हर हाल में पानी की रक्षा करेंगे। हमने आपको मिजोरम की जानकारी दी, आचार संहिता के बारे में भी बताया और आज बात मध्य भारत की राजधानी रहे मध्य प्रदेश की करेंगे।
मध्य प्रदेश देश के मध्य भाग में स्थित एक राज्य है जिसकी राजधानी भोपाल है। प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर। राज्य की सीमाएं पश्चिम में गुजरात, उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र और उत्तर पश्चिम में राजस्थान से लगती हैं। साल 2000 तक मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के मुताबिक देश का सबसे बड़ा राज्य था। 8 नवंबर साल 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और फिर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। 11वीं सदी की शुरुआत में मुसलमानों की मध्य भारत में आने की शुरुआत हुई। साल 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो ब्रिटिश भारत का प्रांत और बरार से मध्य प्रदेश का गठन किया गया। मध्य प्रदेश भारत का दूसरा खनिज संसाधनों के मामले में समृद्ध राज्य माना जाता है। जिस तरह से मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, जहां नवंबर से फरवरी तक सर्दी, मार्च से मई तक प्रचंड गर्मी रहती है और जून से सितंबर तक का मानसून का मौसम रहता है। इस प्रकार मध्य प्रदेश की सियासत भी इसी तरह रहती है। मध्य प्रदेश में 230 और 231 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत विधानसभा सीटें हैं। राज्य से भारत की संसद को 40 सदस्य भेजे जाते हैं। 29 लोकसभा यानी कि निचले सदन और 11 राज्यसभा उच्च सदन के लिए चुने जाते हैं। प्रदेश की प्रमुख सियासी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी है। मौजूदा प्रदेश की भाजपा सरकार है जिसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जिनको मामा भी कहते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति रविशंकर शुक्ला थे, जिन्होंने 1 नवंबर 1956 राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्य की ओबीसी आबादी का कुल 48% है। मौजूदा मुख्यमंत्री बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने कुर्मी, तेली और विश्वकर्मा जैसे ओबीसी समुदायों के लिए 9 कल्याण बोर्ड को भी मंजूरी दी है। तो वहीं खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओबीसी नेता के तौर पर हमेशा से पेश होते रहे हैं, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में भाजपा द्वारा उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया नहीं गया। इसका असर सियासत पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के सियासी जानकारों को यही कहना है कि बीजेपी को शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा करना होगा। वे प्रदेश में बीजेपी के सबसे बड़े ओबीसी नेता हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में भाजपा हमेशा से ओबीसी फैक्टर को लेकर सतर्क रही है। तभी तो कांग्रेस को हराने के बाद से पार्टी ने यह सुनिश्चित किया कि एक ओबीसी मुख्यमंत्री हो, लेकिन मोटे तौर पर सियासी जानकारों को यह कहना है कि मुख्यमंत्री के तौर पर 5वें कार्यकाल के लिए शिवराज सिंह चौहान के स्वाभाविक दावे को नजरअंदाज करना पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। हालांकि 2023 का लिटमस टेस्ट मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव पहले चरण में देखने को मिल गया था, जहां 7 पर बीजेपी, 3 पर और कांग्रेस 1 सीट पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी। पहली नजर में इन नतीजों को भाजपा के पक्ष में माना गया, लेकिन सियासी नजरों से ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें फायदा कांग्रेस को हुआ था। भोपाल और इंदौर बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, जहां उसे सफलता मिली, तो वहीं उज्जैन और बुरहानपुर में बाउंड्री पर आकर उसे जीत मिली। ग्वालियर और जबलपुर में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा, तो वहीं सिंगरौली में आम आदमी पार्टी की जीत पर उलटफेर कई सवाल पैदा कर गया। इन नतीजों में बीजेपी को मंथन करने का संदेश दिया गया। कांग्रेस को ग्वालियर में 57 साल के बाद और जबलपुर में 18 साल के बाद इन चुनाव में सफलता मिली। मध्य प्रदेश में इन चुनावों में आम आदमी पार्टी के साथ साथ ओबीसी की AIMIM का दखल रहा, जिसने कांग्रेस की चिंता को और बढ़ा दिया। अब ये देखने वाली बात होगी कि विधानसभा चुनाव में किसका ऊंट किस करवट बैठता है। अब वो खबर जो हर पेरेंट्स और हर शिक्षक को देखनी चाहिए। सामान्य व्यवहार वाले स्कूली बच्चे भी अब घुटन के शिकार हो रहे हैं। आज बात करेंगे स्कूली बच्चों और पेरेंट्स की। स्कूली बच्चों के सुसाइड और व्यवहार पर देश भर के 700 शिक्षकों प्राचार्य द्वारा एक सर्वे कराया गया है, जिसमें चिंताजनक बातें सामने आई हैं। बच्चों में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति जानने और किशोर अवस्था में आने वाले बदलावों को जानने के लिए यह रिसर्च हुआ कि शिक्षकों और प्राचार्यों ने अपने और आसपास के स्कूलों की केस स्टडी के मुताबिक 2 महीनों में यह रिसर्च किया। CBI की पहल पर हुए इस रिसर्च में एक बात सामने आई है जो आपको भी चौंका देगी। स्थितियों के आधार पर कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। इन्हें देश के स्कूलों में लागू किया जाएगा। रिसर्च करने वाले सभी टीचर्स नेशनल ट्रेनिंग गाइडेंस और काउंसलिंग गुवाहाटी में इकट्ठे हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति है कि 12 से 17 साल की उम्र में बच्चों में यह स्थिति पाई गई है।
नेशनल ट्रेनिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग में शामिल यूनेस्को की सुनीता यादव के मुताबिक पहली बार नॉन मेडिकल लोगों के बीच किशोर से संबंधित समस्याओं पर चर्चा और रिसर्च पेपर पेश हुए। सीबीएसई की यह कोशिश स्कूलों और बच्चों के बीच बदलाव जरूर लाएगी। इस रिसर्च में जो सिफारिश की गई है उसके मुताबिक स्कूल में बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर क्षेत्र का बंटवारा ना हो। इस रिसर्च में जो सिफारिशें की गई हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें कहा गया है कि स्कूल में जो बच्चे हैं उनके शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर क्षेत्र का बंटवारा ना हो। किशोर अवस्था को 3 श्रेणी में बांटा जाए। मध्य किशोर अवस्था के 12 से 17 साल की उम्र वालों पर नजर रखी जाए। स्कूल हफ्ते में 2 घंटे बच्चों से बातचीत करें। बुलिंग करने वाले बच्चों से लगातार बात हो। बच्चों की घुटन की पहचान के लिए 10 स्कूल मिलकर काउंसलर की एक टीम बनाएंगे जो उनसे बातचीत करेंगे। सभी शिक्षकों को कुशल परामर्शदाता और सलाहकार बनने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाएगी। अभिभावकों की काउंसलिंग पर जोर दिया जाए। महीने में 1 बार अभिभावक के साथ शिक्षकों की बैठक हो। प्रिंसिपल टीचर्स की भूमिका ऐसी हो कि बच्चे खुलकर उनसे अपने मन की बात कर सकें। चलिए आज के प्राइम टाइम में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी और बात होगी उन मुद्दों की जो आपसे सरोकार रखते हैं। जब तक के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।